दोस्तों नमस्कार। भारत को अगला धनकड़ मिल गया। जी नहीं, भारत को नए उपराष्ट्रपति मिल गए। नाम है राधा कृष्णन। कोयम्बटूर से सांसद रह चुके हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं, क्योंकि अब वो राज्यपाल पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद देश के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। जगदीप धनखड़ का नाम सिर्फ इसलिए याद आ गया क्योंकि ये टर्म उनका था और 2022 में जब वो चुनाव जीते थे तो उस वक्त उनकी जितनी ताकत थी उस ताकत से कमजोर होकर नए उपराष्ट्रपति पद को एनडीए के सांसदों ने चुना है। एनडीए के सांसद एकजुट रहे, लेकिन कौन एकजुट नहीं रहा, यह एक बड़ा सस्पेंस हो गया। एक ऐसा सस्पेंस जिसमें इस बात को लेकर बहस छिड़ गई, क्या वाकई इंडिया गठबंधन में क्रॉस वोटिंग हो गई, क्योंकि उनकी कुल संख्या 315 थी और 315 में से 300 वोट उनके कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को मिले। लेकिन संयोग ऐसा है कि 15 वोट अमान्य करार दे दिए गए, यानी उन वोटों की महत्ता नहीं रही। उस वोट में क्या गड़बड़ी थी, यह भी एक सवाल है। लेकिन उसके आगे का सवाल है कि एनडीए की अपनी ताकत 422 वोट की थी, लेकिन उनके कैंडिडेट को जो वोट मिले हैं वह उससे ज्यादा 452 मिले हैं, यानी 30 वोट बढ़ गए। और यहां पर एक दूसरा सवाल खड़ा हुआ, यह 30 वोट कहां से आए। कांग्रेस अपने तौर पर कह रही है, चूंकि एक पूरी ट्रेनिंग दी गई थी, बैठकर कहा गया था कि आप गलती नहीं करेंगे, एक दूसरे कलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक ही कलम रहेगी। और इस बात का जिक्र आज जहन में हर किसी के इसलिए आ गया क्योंकि 9 बरस पहले हरियाणा में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के उम्मीदवार उस समय आर के आनंद थे और आर के आनंद 14 वोटों से हार गए थे और 14 ही वोट अमान्य करार दे दिए गए थे जो कांग्रेस के थे। उन 14 वोटों को मिलने के बाद आर के आनंद जीत जाते, यानी कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा में हरियाणा से पहुंच जाता। लेकिन 14 वोट अमान्य हो गए तो वो नहीं पहुंच पाए। यहां स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। यह लड़ाई इसलिए बड़ी हो गई कि आखिर एनडीए टूटेगा या इंडिया गठबंधन टूटेगा, क्रॉस वोटिंग किसके बीच से होगी। तो रिजल्ट कुछ इस तर्ज पे निकल कर आया जिसमें यह बताया गया एनडीए गठबंधन एकजुट है, उसको 30 वोट ज्यादा मिले हैं विपक्ष के। विपक्ष की कतार में इंडिया गठबंधन के बाहर जो सांसद हैं उसमें कुछ निर्दलीय भी हैं, और अगर इंडिया गठबंधन के भीतर झांकेंगे तो उसमें कम से कम 4-5 नेताओं के नाम निकल कर आएंगे। अगर इंडिया गठबंधन के बाहर आप देख रहे हैं तो उसमें वाईएसआर जगन रेड्डी, उनकी मौजूदगी है और माना गया कि उनका वोट भी मिल गया होगा। यह भी माना गया कि इस दौर में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसमें बड़ी पार्टियों के तौर पर या बड़े नेताओं के तौर पर जिनकी पहुंच और पकड़ है उसमें सबसे बड़ा नाम तो शरद पवार का है। शरद पवार एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो अपने हिसाब से अपनी बिसात ऐसी बिछाते हैं कि उसमें सब फिट बैठ जाए। और 2024 में जब 240 सीटें बीजेपी को मिली तब भी कहा गया था कि शरद पवार को वो चाबी सौंपी गई है कि आप प्रयास कीजिए कि विपक्ष की सत्ता बन जाए। कहते हैं उस वक्त नीतीश कुमार भी मान गए थे, लेकिन फिर पता नहीं कौन सी बिसात बिछी और एक झटके में बीजेपी की सत्ता बन गई और विपक्ष जो सपने देख रहा था धराशायी हो गया। दूसरे शख्स के तौर पर इस दौर में लगातार कांग्रेस पर निशाना साधने वाले अरविंद केजरीवाल हैं या आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी जानती है पंजाब में चुनाव है, पंजाब में उनके सामने कांग्रेस खड़ी है, वहां बीजेपी उतनी ताकतवर नहीं है। तो आम आदमी पार्टी अपनी ताकत का एहसास कैसे कराएगी, सामने वाला जो विरोधी है उसे कमजोर साबित करके। तो अगली नजर शरद पवार के बाद सबकी अरविंद केजरीवाल की तरफ चली गई। अच्छा, आम आदमी पार्टी के भीतर भी क्या यह खेल हो सकता है, यह दूसरा सवाल इसके साथ निकल कर आया। तीसरा बड़ा सवाल इस दौर में यह भी निकला, क्या
महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर हिंदुत्व की एकजुटता के साथ उद्धव ठाकरे को लेकर जो डोरे डाले जा रहे थे वह डोरे कहीं मजबूत तो नहीं हो गए और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी कहीं इस तर्ज पे मजबूती के साथ तो नहीं आ गई। जहां पर यह लगने लगे क्योंकि इंडिया गठबंधन की ताकत अगर कहीं छुपी हुई है तो वो कांग्रेस की ताकत में छुपी हुई है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की छवि इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने से आगे बढ़कर विपक्ष के नेता से आगे बढ़ने से लेकर एक राष्ट्रीय छवि हर राज्यों के भीतर इस तरीके से उभरी है जहां कल तक आपस में टकराते थे, चाहे वह आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो शरद पवार महाराष्ट्र में बैठे हों, चाहे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बैठे हों। ये सारी परिस्थितियों के बीच एक नाम और निकल के आया, क्या? स्टालिन। स्टालिन के साथ तालमेल मजबूत हो चला है और आने वाले वक्त में तमिलनाडु की सियासत को लेकर अक्सर बीजेपी के भीतर यह गहमा गहमी जरूर रहती है कि डीएमके के साथ गठबंधन क्यों नहीं हो सकता है। तो क्या डीएमके के नेता? यह एक दूसरा सवाल निकल कर आया स्टालिन का, और खास तौर से जब कोयंबटूर के सांसद रहे राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति बन रहे हैं तो फिर तमिल अस्मिता या तमिल चेहरे के आश्रय कहीं ना कहीं अपनी राज्य की बात का जिक्र भी तो जरूर होगा। तो एक झटके में कई तस्वीरें एक साथ उभरकर इस वक्त सामने आकर खड़ी है। लेकिन शुरुआत से एक क्षण के लिए जरा पहले समझिए, लोकसभा में 542 सांसद, राज्यसभा में 239 सांसद, दोनों को मिलाइएगा तो 781 सांसद। उसमें से बीआरएस के 4 सांसदों ने कहा वोट नहीं डालेंगे, बीजेडी के 7 सांसदों ने कहा वोट नहीं डालेंगे, अकाली के 1 सांसद ने कहा वोट नहीं डालेंगे, 12 वोट आप कम कर दीजिए, और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट ने भी कहा हम भी वोट नहीं डालेंगे, और बात खिसकते खिसकते वहां से नीचे आ गई। अब यह सवाल था कि जो 781 में से 12 वोट घटते हैं, 768 पर आकर मामला टिक गया, 769 पर। अब इसमें से 452 वोट मिले एनडीए के उम्मीदवार को, 300 वोट मिले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को और 15 वोट अवैध हो गए। अब ये अवैध वोट किसके हैं? कांग्रेस कह रही है इंडिया गठबंधन के हैं, लेकिन क्या वाकई सिर्फ एक पार्टी के अवैध हो सकते हैं? दूसरा सवाल था क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अवैध थे तो फिर बीजेपी के पास वोट किसके गए हैं? यानी रिजल्ट ने एक ऐसी परिस्थिति को लाकर खड़ा कर दिया जिसमें जब राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी सामने आए तो उन्होंने इस तर्ज पे बतलाया। श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी has secured 300 first preference votes and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference votes secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, जल भूषण राजभवन वाल्केश्वर रोड मलाबार हिल मुंबई हैज बीन ड्यूली इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दरअसल इस फैसले के भीतर भी इस दौर में कौन कमजोर हुआ कौन मजबूत हुआ, और महज 2022 के बाद यानी 3 बरस के भीतर, क्योंकि 2022 में जब एनडीए उम्मीदवार के तौर पर जगदीप धनखड़ चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय उनको 528 वोट मिले थे, और जो दूसरी तरफ विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर थे वो मार्गरेट अल्वा थी, उनको सिर्फ 182 वोट मिले थे। इस वक्त 182 नहीं बल्कि 300 वोट मिले हैं विपक्ष के उम्मीदवार को, यानी 118 वोट का इजाफा हो गया। और दूसरी तरफ धनखड़ 528 वोट पाकर जीते थे, उसमें 76 वोटों की कमी हो गई और वह घटकर एक झटके में 452 पर आ गया। पहला आंकड़ा बतलाता है कि इन 3 वर्षों में एनडीए कमजोर हुआ या एक सहमति कमजोर हो गई। दूसरी परिस्थिति, इस दौर में सारी मशक्कत देश के गृह मंत्री अमित शाह पर्दे के पीछे से कर रहे थे, और पर्दे के सामने राजनाथ सिंह थे जो लगातार घूमकर सबको एकजुट कर रहे थे कि आपको एनडीए के उम्मीदवार 68 बरस के कोयंबटूर से रहे सांसद, महाराष्ट्र के राज्यपाल,
संघ से पुराना जुड़ाव, सबको एक साथ आना चाहिए और राधा कृष्णन को वोट देना चाहिए। कयास लगने लग गए थे, कौन कैसे किसे किस रूप में वोट देगा। इन सब के बीच आज एक तस्वीर तब महत्वपूर्ण हो गई जब बीजेपी के कद्दावर नेता, देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हाथों में हाथ डाले वोटिंग स्थल पर पहुंचे और जिनका हाथ उनके हाथ में था वो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। और बेचैनी बढ़ने लगी, धड़कनें बढ़ने लगी और यह भी कहा गया इस दौर में जो भी सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को आप दबाइए। लेकिन इस तस्वीर ने कई भ्रम पैदा किए। हमें लगता है इस तस्वीर को पहले देख लीजिए। चलिए, अच्छा है ये तस्वीर भी आपने देख ली। तो इस चुनाव का आखिरी सच क्या है? इस चुनाव का आखिरी सच यही है कि दरअसल अमित शाह जिस लिहाज से मैनेज करते हैं उस मैनेज करने की प्रक्रिया में बीआरएस वोट डालने नहीं आई, बीजेडी वोट डालने नहीं आई, अकाली वोट डालने नहीं आए। 15 वोट अमान्य घोषित हो गए। किस कलम से किसने साइन किया और हर किसी को हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव क्यों याद आ गया, या फिर जिस तर्ज पर इस देश में चुनाव हड़पे जा रहे हैं वो सारी की सारी तस्वीर हर जहन में क्यों रेंगने लगी। लेकिन उसके बाद आखिरी सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर क्रॉस वोटिंग कहां से और कैसे हुई, और जो मैनेज करने के तरीके हैं उसके दायरे में शरद पवार, उसके दायरे में अरविंद केजरीवाल, उसके दायरे में स्टालिन, उसके दायरे में एनडीए गठबंधन के भीतर कद्दावर नेताओं की क्या एक मोटी लकीर है। क्योंकि इस दौर में देश के उपराष्ट्रपति पद पर कोई भी चुना जाए उसका असर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति पर नहीं पड़ेगा, उनके सांसदों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक सच तो है कि अगर उपराष्ट्रपति पद एनडीए का हार जाता तो शायद यह मोदी शाह की सबसे बड़ी हार होती। और अगर इंडिया गठबंधन टूटता हुआ दिखाई देता, जो नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक, क्योंकि 15 वोट अमान्य कौन है कोई नहीं जानता और इसमें बताया भी नहीं जाता है, बताने के तरीके है ही नहीं, तो जानने के तरीके भी नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी 30 वोट विपक्ष के मिल गए हैं एनडीए को। वह 30 वोट किसके हैं ये अपने आप में भविष्य की उस राजनीति की दिशा में कांग्रेस को खड़ा कर रही है कि आपने अपने तौर पर कुछ भी मशक्कत कर ली, लेकिन जब आप गठबंधन की राजनीति के आश्रय चलते हैं तो छत्रपों की राजनीतिक जरूरतें, सत्ता के मैनेज करने के तरीके, इस दौर में हर पॉलिटिशियन की बनी हुई फाइल और भविष्य में राजनीति करते रहना है, इसको लेकर सहूलियत, इसी आश्रय भारत की राजनीति ऐसे उपचुनाव के वक्त जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बीच टर्म में कराना पड़ गया, उसके रिजल्ट ने खुले तौर पर यह दर्शा दिया अमित शाह देश नहीं इस सरकार को भी चला रहे हैं। राजनाथ सिंह सबसे भरोसेमंद मोदी और शाह के बाद बीजेपी में बैठे हुए हैं। संघ और बीजेपी के भीतर संघ की विचारधारा को समेटे हुए राजनीति थोड़ी सी संभल जाए, सहज हो जाए। किसी भी हालत में कोई भी हार अब वो मंजूर करने को दिल्ली की सत्ता तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के भीतर की वह गंभीरता अभी भी गायब है, जो गंभीरता इस देश के लोगों के बीच, इस देश के आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को लेकर कहीं ज्यादा है। सांसदों का आपस में गलबैया डालना, हंसता मुस्कुराना, एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाना और वोटिंग के वक्त किसी का क्रॉस वोटिंग कर देना और अपनी राजनीति और सियासत को थामे हुए आगे बढ़ जाना, जनता के साथ ये धोखा होता है। लेकिन कहते हैं जनता जिसे चुनती है उस चुने हुए नेता का कोई भी कार्य भ्रष्ट नहीं होता है, बेईमानी नहीं होती है, बल्कि कहा जाता है अरे ये तो राजनीति कर रहा था। तो राजनीति के इस मर्म को समझ लीजिए तो ठीक है, अन्यथा मौजूदा सत्ता मैनेज करना जानती है। संदेश तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।